हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी हमने ट्रिपल सी मार्च एग्जाम के लिए, अप्रैल एग्जाम के लिए और मई एग्जाम के लिए बैच निकाले हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो वहां पर अभी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और वहां पर अभी आपको कूपन कोड अप्लाई कर लेना है हैप्पी होली। जैसे ही आप हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप सभी को काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 399 का प्राइस आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इसे 299 में ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो समय रहते आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। और जो भी बच्चे ई बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है, आप ई बुक भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, तो वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड बना देता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या नन ऑफ दीज? तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें सही जवाब आपको ढूंढना है। कौन सा ऐसा है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड बना देता है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पहला, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कर देता है। देखिए, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे जो भी आपका कोड है, ठीक है, सोर्स कोड होता है जिसको ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पर जो आपका कंपाइलर है ये सोर्स कोड को उठाएगा और इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, यानी मशीन कोड में चेंज करेगा। ठीक है, तो सोर्स कोड को जब मशीन कोड में चेंज करता है कंपाइलर, तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। जो कोड ट्रांसलेट होने के बाद प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो यहाँ ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नंबर जिसका बेस 16 है उसको आप क्या बोलेंगे? यानी ऐसा नंबर जिसका बेस, जिसका आधार 16 है, तो 16 बेस किसका होता है? ठीक है, अगर आप नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो 16 बेस किसका होता है? आप सब जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि 16 बेस किसका होता है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। यहाँ पर जो अंक होते हैं 0 से 9 और ए से एफ तक के होते हैं। ठीक है, 0 से 9 और ए से एफ तक के लेटर होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो इसका बेस 8 होता है। इसमें 0 से 7 तक के अंक होते हैं। इसी प्रकार से डेसिमल सिस्टम में जो नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस 10 होता है। ठीक है, और इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। और अगर आपसे बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बेस 2 होता है, इसमें 0 और 1 डिजिट होते हैं। अगला सवाल देखो, किसी फार्मूले में एरर को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया ऑडिटिंग कहलाती है। एरर को आइडेंटिफाई करना, किसी फार्मूले में एरर को आइडेंटिफाई करना ऑडिटिंग कहलाता है। ठीक है, ऑडिट करना। यहाँ ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भी साथी क्लास में अभी अभी जुड़े हैं, आप सब एक बार सेशन को शेयर कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी को लाइक भी कर देना है। तो लाइक शेयर आप सभी करते रहें क्लास को। ठीक है, यहाँ पर इसका जवाब होगा ऑप्शन पहला, एकदम ट्रू है, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विंडोज में कार्यक्रम के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट की आपको बतानी है, यानी एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करना है। जैसे आप एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अब आपको दूसरे वाले सॉफ्टवेयर पे जाना है, तो कैसे आप जा सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी आपका। ऑल्टर की के साथ में आपको टैब प्रेस कर लेना है। जैसे ही ऑल्टर की के साथ टैब प्रेस करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर आप जा सकते हैं, एक विंडो से दूसरी विंडो में आप जा सकते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, टीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? ये पूछा है आपसे, टीडीएस। ठीक है, टीडीएस का मतलब क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखें इसको। बताइए टीडीएस का मतलब क्या है? ऑप्शन यहाँ पहला हो जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये टीडीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प का उपयोग फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए होता है?
किस विकल्प के द्वारा हम फाइल एक्सटेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। मीन अगर कोई फाइल हमारे पास है, हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, तो फाइल की एक्सटेंशन हमें कैसे पता लगेगी, हम कैसे जान सकते हैं कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है। तो हमें प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उस फाइल की प्रॉपर्टी पर हमें जाना पड़ेगा। और उस फाइल की प्रॉपर्टी पे कैसे जा सकते हैं, जैसे कोई फाइल है, इस पर आपने राइट क्लिक किया, उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे, बस उस फाइल के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय उपलब्ध होते हैं। जब आप न्यू कॉलम सम्मिलित करते हैं, नया कॉलम ऐड करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो इसमें से क्या उपलब्ध होता है। इंसर्ट कॉलम सेंटर, इंसर्ट कॉलम बिलो, इंसर्ट कॉलम एबव, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, कौन सा वहाँ पे उपलब्ध होता है, ये आपसे पूछा है। देखो, जब भी आप बीच में कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ ऑप्शन दिया रहता है इंसर्ट कॉलम आफ्टर का। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका सही है। अगला सवाल है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है। सेल का वैलिड एड्रेस कौन सा नहीं है। इसमें जो सेल एड्रेस दिए हैं उसमें एक ऐसा है जो वैलिड नहीं है। आप सब जानते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में जो सेल का पता होता है वो कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है। जैसे यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारे कॉलम होते हैं, बहुत सारे रो होते हैं। कॉलम को ABC करके दिखाते हैं, रो को 1 2 3 4 करके दिखाते हैं। तो मान लिया अगर हमने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, हमने आपसे पूछा कि भाई इस सेल का या इस बॉक्स का एड्रेस बताओ, तो इसका कॉलम देखो क्या है, B है, तो आपने यहाँ लिखा B। इसके बाद इधर आप आएंगे तो इसका जो रो है आपका वो कौन सा है, रो आपका 1 है, यहाँ पे 1 दिया गया है, तो B1 इसका हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, ये वाला A2 हो जाएगा। तो पहले कॉलम लेटर, बाद में रो नंबर होता है। यहाँ पर देखो A4 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा एक वैध पता नहीं है, तो ये वाला वैलिड नहीं है, ऑप्शन सी। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, 6 भी ये वैलिड नहीं है। अगला सवाल देखो, यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है। आप सब बताएंगे यूटीआर का मतलब क्या होता है। जब भी आप पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी के पास में, तो वहाँ पर एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, तो इसे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कहा जाता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल है, फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा क्या है, और ये प्रीवियस एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 आवर, 8 घंटे की। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट है। अगला सवाल है, निम्न में से ट्विटर का पुराना नाम कौन सा होता है। ट्विटर का जो है ओल्ड नेम आपको बताना है, कौन सा है। अब यहाँ ध्यान रखना है, ऑप्शन में क्या दिया है, स्टेटस दिया है, ट्वीट दिया है, मैसेंजर और नन ऑफ दी। एक तो अगर आपसे पूछें कि ओल्ड नेम क्या है, तो TWTTR, ये ध्यान रखना है, ये ओल्ड नेम है। दूसरा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो स्टेटस दे सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। यहाँ स्टेटस भी करेक्ट आंसर होगा आपका। तो ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाए उसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, स्टेटस भी ध्यान रखना है, और ट्विटर का TWTTR भी ध्यान रखना है। 13 में पूछा गया है, निम्न में से विश्व का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा था। विश्व का प्रथम वेब ब्राउजर, अब ये सवाल काफी पूछा जाता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर होगा, विश्व का प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, मोजाइक। ये क्या है, प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। अगर मोजाइक ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या करेंगे आप, नेटस्केप नेविगेटर को करेक्ट करेंगे अगर ये दिया होगा तो, क्योंकि मोजाइक को ही बाद में चेंज किया गया और नेटस्केप नेविगेटर के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, अगर केवल आपसे ऐसे पूछते हैं कि वर्ल्ड का यानी दुनिया का पहला ब्राउजर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब आप बताओगे। बट यहाँ पर ग्राफिकल की बात करेंगे तो मोजाइक हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। अब इसमें बताना है कि कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, POP3, IMAP, FTP या SMTP। इसमें कौन सा पूछा गया है कि ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो POP3 की बात करें, IMAP की बात करें, SMTP की बात करें, सब आपके ईमेल प्रोटोकॉल हैं। लेकिन यहाँ FTP जो सी ऑप्शन में दिया गया है ये करेक्ट है, क्योंकि FTP जो है वो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से टेलीग्राम के फाउंडर कौन हैं। टेलीग्राम के फाउंडर आपको बताने हैं कौन है, बताइए। टेलीग्राम के फाउंडर या खोजकर्ता कौन है।
और आप सभी को हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है CCCbyFishery.com पर, वहाँ पर सर्च कर लेना है फाउंडर्स नेम, तो सभी फाउंडर्स नेम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जहाँ से वो सब आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, पेवेल डुरोब और निकोलाई डुरोब ये दोनों हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है IIN कितने डिजिट का होता है। यहाँ IIN के बारे में पूछा गया है, कितने अंकों का होता है। ठीक है, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, कितने अंकों का होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 डिजिट का होता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश है। सबसे अच्छा इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है, इसमें गूगल दिया गया है, विकिपीडिया दिया गया है, क्वेरा दिया गया है या याहू दिया गया है। तो सबसे अच्छा विश्वकोश कौन सा है, क्या करोगे इसका जवाब। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा विकिपीडिया, जो कि सबसे अच्छा विश्वकोश माना जाता है, इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। और अगला सवाल है बैकअप क्या है, व्हाट इज बैकअप। बैकअप किसे कहते हैं बताओ। बैकअप का मतलब है सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना, जो भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, उसकी कॉपी बना लेना ही बैकअप कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है ट्विटर में हैश का यूज होता है, जो हैश टैग होता है इसका यूज क्या होता है। किसी विषय पर चर्चा करना, किसी को टैग करना, किसी को मैसेज करना, उपरोक्त सभी। तो हैश टैग का यूज क्या है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, किसी विषय पर चर्चा करना। ओके, अगला सवाल है सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। 20 में आप सब बताएंगे सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी। अब देखिए, अगर आपसे लिब्रोऑफिस कैल्क में पूछता है, नॉर्मली लिब्रोऑफिस कैल्क या फिर राइटर या फिर इंप्रेशन है, लिब्रोऑफिस से ही पूछा जाएगा। तो लिब्रोऑफिस की बात करें Ctrl+Shift+S हो जाएगा। लेकिन अगर हम MS ऑफिस की बात करें कि MS ऑफिस में सेव एज के लिए क्या यूज करेंगे, तो F12 यूज करेंगे। MS ऑफिस में F12 होता है सेव एज की शॉर्टकट की, लेकिन लिब्रोऑफिस में Ctrl+Shift+S होता है सेव एज की शॉर्टकट की। 21 कहता है फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं। फेसबुक पर आप अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं। ये सवाल भी काफ़ी पुराना है, अधिकांश एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखना है 5000 फ्रेंड आप बना सकते हैं फेसबुक पर, ऑप्शन यहाँ पहला करेक्ट है। बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया था। 22 में आपको बताना है बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया था, बताओ। यानी बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया था, इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1996 में बैंक को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। अगला सवाल है राइटर में Ctrl+Y से क्या होता है। Ctrl+Y से राइटर में क्या होता है बताइए। Ctrl+Y से क्या होता है। कंट्रोल के साथ बाई करने से आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z करने से हम अंडू कर सकते हैं, और अगर आपने अंडू कर दिया है उसको रेडो करने के लिए Ctrl+Y हम यूज करते हैं। तो अंडू किया गया टेक्स्ट को हम रेडो कर सकते हैं Ctrl+Y से। अगर आपसे पूछा जाए कि Ctrl+Z Ctrl+Y ये जो कमांड हैं ये कहाँ पर होती हैं, कौन से मेनू में होती हैं, तो इसका आंसर होगा एडिट मेनू के अंदर होती हैं। तो ये मेनू भी थोड़ा समझ लेना है। आप सभी लिब्रोऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ चले जाना, उसमें देख लेना, सारे क्लास आपको लिब्रोऑफिस से रिलेटेड मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। 24 कहता है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, तो आप सब जानते हैं, है ना, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर करना है, और चैनल पर जो भी साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और जिन बच्चों को CCC बाय FHD मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच ज्वाइन करना है, तो अभी आप CCC का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कूपन कोड हैप्पी होली अप्लाई कर लेना है, और बैच ओनली 299 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे ऑफर लिमिटेड टाइम तक रहेगा, सो अगर आपको बैच लेना है तो जल्दी से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9452299436 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।